हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो क्रैश कोर्स हम स्टार्ट किए हैं, जो कि आपको सेशन डेली चलेगा। ये सेशन जब तक आपको एग्जाम नहीं पूरा होता है तब तक ये सेशन क्रैश कोर्स हमेशा चलेगा। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, और जो भी दोस्त अगर आपको नहीं जुड़िए तो उनको साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छा नंबर ला सकता है। तो चलिए, अभी जो हम क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। थोड़ा सा भी देख के अगर चले जाइएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतना गारंटी के साथ हम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही आना है। जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, यही आएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आप पूरा वीडियो समझिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और देखिएगा, जब भी एग्जाम में आप जाइएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन, यही हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग दम रट लीजिए और 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए, और जो भी आपको दोस्त है उनको साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए, अभी जो हम बताने वाले हैं अंतर, मतलब कि जो अंतर आपको आता है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अंतर की बात करते हैं तो अंतर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम अंतर समझ लेते हैं। 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 4 है। तो 4 क्वेश्चन को अंतर बोलता है ना, कि किसी चीज को अंतर, जैसे कि कह रहा है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए, है ना। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको ये 2 नंबर के पूछ लिया जाता है। अगर हम 4 अभी बता रहे हैं, 4 और दूसरे वीडियो में 4 बताएंगे, और फिर दूसरे वीडियो अगर 10 को हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो 10 में से 100% है कि आना ही आना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपको दोस्त मुहिम हैं उनको। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। जो कि आपको जो क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन बैंक से अगर पढ़े हैं हर साल के एग्जाम में, तो ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी 2-3 साल के अंतराल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं 2024 में इस बार ज़्यादा चांसेज है। तो इस टाइप को हम 10 गो अगर सवाल आप लोगों को बता देते हैं तो कहीं 10 गो में कहीं न आना ही आना है, या तो फर्स्ट में आ जाए या तो सेकंड शिफ्ट में आ जाए। तो आप लोग जरूर देखिए। तो देखिए, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये तो फेमस क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को अंतर स्पष्ट करना, क्योंकि कभी कभी रिपीट कर देता है ये क्वेश्चन। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में लिख दीजिएगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण, एक साइड लिखिएगा अवतल दर्पण, ठीक है। एक साइड लिखिएगा उत्तल दर्पण, दूसरे साइड लिखिएगा अवतल दर्पण। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन तो सबसे फर्स्ट में लिखना है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये बात दिमाग में दम रट लीजिए और क्वेश्चन को बोल कर बोलिए। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, उसी प्रकार से आप लोग भी बोलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में लिखेंगे इसके जस्ट बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया। तो ये समझिए, अगर हमको पता रहेगा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है तो अवतल दर्पण में दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। अवतल दर्पण में बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। तो आप लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका दृष्टि क्षेत्रफल छोटा होता है, लेकिन अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में बड़ा होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका और तीसरा लिख देंगे,
उत्तल दर्पण की परावर्तिक सतह उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण होता है जो उभरा हुआ होता है, ऐसे होता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु की आकार का तीनों प्रकार की बनता है। उसमें उभरा हुआ रहता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और वस्तु का आकार की ही बनता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम इस तरह के स्पष्ट करें तो आप लोगों को कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। तो चलिए अब चौथा में लिखना है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्या बोलिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण की परावर्तिक सतह धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तिक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। तो ये लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में परावर्तिक सतह धंसा हुआ होता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा बनता है। चलिए अब पांचवा लिख देंगे, इनमें से सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या? सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या? उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपको याद हो जाएगा, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में इनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है? सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आपको अंतर जो होता है 10 गो बता देंगे। तो 10 को में कहीं ना कहीं आपको 100% श्योरली एक ही लड़ेगा ही। तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में हम देखते हैं। दूसरा क्या रहा है? धोविया सोडा, है ना, धोने वाला सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर। धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर, है ना, बेकिंग सोडा में अंतर। तो इसको हमको याद कैसे करना है? हम इसको दम आप लोगों को याद करा देंगे। तो आप लोग वीडियो पे के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए सबसे फर्स्ट है धोने वाला सोडा है और बेकिंग सोडा। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे धोने वाला सोडा में कि रासायनिक सूत्र इसका होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये याद कर लीजिएगा, ये आपको याद करने वाला है। ये आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद हर हाल में करना है तो करना है। तो देखिए क्या करेंगे, Na2CO3 10H2O। अब कह रहा है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 बोलिए, NaHCO3। इस किसका? बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा में क्या लिखना है? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अब मतलब धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आपको याद हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट, है ना। अब देखिए, अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम का सोडियम बाइकोकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकोकार्बोनेट। बस आपको याद, थोड़ा सा अंतर है। सोडियम बाइकोकार्बोनेट, सोडियम बाइकोकार्बोनेट ये होता है किसका? बेकिंग सोडा की। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में कह रहा है, इसका तीसरा क्या कह रहा है? धोने वाला सोडा में सॉल्वे द्वारा इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज का आवश्यकता होता है? सॉल्वे द्वारा इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अगर बात कर लेते हैं इसका बनाने में, अब हम बेकिंग सोडा को निर्माण करने में लिए हमको क्या ज़रूरत है? तो इसका निर्माण Na2CO3 के जलीय विलयन में से CO2 गुजरने पर होती है ना। क्या होता है? गुजारने पर होती है। किसको? CO2 NO3 को। ये सब क्या करने पर? गुजारने पर होती है।
तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हम आपको इतना बार बोले हैं कि आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो के 1 से 2 बार देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको 100% श्योरली है कि आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम तीसरा में चलते हैं। तीसरा कह रहा है श्वसन और श्वसन सांस लेने का क्या अंतर है। मतलब कह रहा है कि श्वसन और श्वसन सांस लेने की अंतर क्या होता है। ये बायो से है तो आपको ये भी बायो में ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब इसका बात करते हैं श्वसन और बसोबस। तो इसका याद कैसे करेंगे, इसको भी हम आप लोगों को याद करवा देंगे। तो देखिए सबसे प्रथम लिखेगा यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और उसके बाद दूसरा में वंशोचक लिखेगा क्या? यह एक भौतिक क्रिया, इसे क्रिया में गैस का आदान प्रदान होता है। इसमें गैस के आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसमें गैस के आदान प्रदान होता है। इसमें गैस के आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसमें गैस के आदान प्रदान होता है। इतना याद रखिएगा तो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न होता है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। इसमें अगर शोषण की बात करते हैं तो शोषण में ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन किस में होता है? एटीपी में। आपको इतना भी याद होगा एटीपी, तो आप लिख दीजिएगा कि संचित की जाती है। दूसरा इसमें कह रहे हैं कि ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं होता है। दूसरा में ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं होता है। उसमें क्या है कि ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट है, तीसरा में लिखेंगे यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यह क्रिया जो शोषण होता है ये कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। जहाँ पे ये कोशिका है तो ये कोशिका के अंदर होता है। इसमें कह रहा है यह कोशिका के बाहर होती है। जहाँ पे ये क्या होता है इसमें कि कोशिका की बाहर होता है। इसमें कोशिका के अंदर होता है, उसमें लेकिन कोशिका के बाहर होता है। तो चलिए अब चौथा है लिख देना है कि इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। किसमें? शोषण में कि एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसमें आवश्यकता होता है, एंजाइम का आवश्यकता जरूरी पड़ता है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं पड़ता है। तो ये भी 4 नंबर भी आराम से लिख दीजिएगा। अब 5वां लिख दीजिएगा कि शोषण की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है। क्या कर रहा है? शोषण की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है। जैसे कि जो भी अगर जंतु हो या जीव जंतु हो जो सांस लेता है उसमें सब में क्या होता है? शोषण की क्रिया होती है। लेकिन एक बात और, उसमें वंशोचक में क्या लिखाएगा? वंशोचन की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होता है। किसमें होता है? सिर्फ उच्च जंतु कहने का मतलब कि जो बड़ा बड़ा जानवर है उसमें होता है। तो ये भी तीसरा नंबर भी आप लोगों को क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो आप लोग अब आराम से लिख लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ऐसा ही हम क्रैश कोर्स हमेशा डेली लाएंगे। इस सेशन सुबह में 6 से 7 के बीच में आ जाएगा, शाम में 6 बजे आ जाएगा, 6 साढ़े 6 के बीच में आएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम ज़रूर देखिए। जैसे ही अपलोड होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तब कि आपका नोटिफिकेशन जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए अब मेरा चौथा क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, ये भी मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब में अंतर बतावे। क्या करा है? वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब में अंतर बताने के लिए बात क्या है। तो अब हम लिख देंगे सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे किसी बिंदु से आने वाली, फर्स्ट में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु से आने वाली, क्या? किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नहीं समझे होंगे ना? नहीं समझे होंगे। चलिए फिर से हम समझाते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के
बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कह रहा है किसी बिंदु से आने वाली, मान लिया जाए कि प्रकाश यहाँ से आ रही है, प्रकाश की किरण परावर्तित, मतलब यहाँ से प्रकाश आया फिर यहीं से रिटर्निंग हो गया, ठीक है, के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए यहाँ से दिया आया और यहाँ से टर्निंग कर गया, वहीं से प्रकाश के माध्यम से लौट गया, तो ये बिंदु ही क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। आभासीय प्रतिबिंब, अब हम तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए, तो वास्तविक आभासीय प्रतिबिंब क्या होगा, तो आभासीय प्रतिबिंब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासीय प्रतिबिंब होता है। मान लिया जाए कि ये बिंदु, यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ से टर्निंग होगी, तो जो ये बिंदु हो रही है ये आभासीय प्रतिबिंब हो रहा है। कैसा हो रहा है, आभासीय प्रतिबिंब हो रहा है। चलिए दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा लिख देंगे क्या, यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर बनता है। जो यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर बनता है, चलिए यहाँ लिख देंगे, ये आभासीय प्रतिबिंब में लिख देंगे कि यह किरण के वास्तविक रूप से काटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ने पर जहाँ वे मिलता है वह वही बनता है। तो ठीक है, यहाँ लिख देंगे किरण के वास्तविक रूप में कटने पर बनता है, वहाँ पे क्या करें, यह किरण वास्तविक रूप से कटने पर नहीं लेकिन बल्कि पीछे बढ़ने पर ही मिलती है वह बनता है। तो चलिए अब हम इसका वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम तीसरा में लिख देंगे कि यह सभ्यता उल्टा होता है। यह सभ्यता कैसा होता है, उल्टा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो कैसा होता है, उल्टा होता है। अब हम बात कर लेते हैं आभासीय प्रतिबिंब, तो यह सभ्यता सीधा वे मिलती है, इसमें उल्टा, तो इसमें क्या होता है, आभासीय प्रतिबिंब में सीधा मिलता है, ठीक है ना, इसमें उल्टा इसमें सीधा, इसमें उल्टा और इसमें सीधा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तो आभासीय प्रतिबिंब कैसा, सीधा होगा। चलिए चौथा में लिख देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में चौथा लिखना, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या, इसे पर्दा पर इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासीय प्रतिबिंब को क्या करते हैं, इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें वास्तविक प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासीय प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को अंतर था 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इससे हम 10 क्वेश्चन को बताएंगे, 4 अभी बताए हैं, 4 अगले वीडियो में बताएंगे, 4 एक और वीडियो, मतलब इसका जो अंतर स्पष्ट का हम 4 वीडियो बनाने वाले हैं। तो 4 चौके 16 वीडियो अगर आप लोगों को कहीं याद हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से बाहर आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे अगर नए हैं, अगर पहली बार हमारे वीडियो पे हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी दोस्त अगर आप उनको नहीं पता है ये चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ तो उनको साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारे आप लोगों को तो क्वेश्चन बता रहे होंगे टीचर लोग, लेकिन हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट होता है वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताने के प्रयास कर रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने भी हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो अंतर स्पष्ट वाला आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और जहाँ से भी आप जौन डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें। थैंक यू।